ओके। तो अब तक हम लोगों ने स्टेशनरी वेव एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव पढ़ लिया है, और ऑल्सो हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग फिक्स एट द बोथ एंड, उसके लिए जनरल फॉर्मूला हमने बनाया था। लेट्स रिकैप। स्टेशनरी वेव in a string fixed at both end। ठीक है, इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया था, और फिर इन जनरल इन जनरल इन जनरल इन जनरल if the string vibrate in p segments, then फ्रीक्वेंसी आपकी होगी p अपॉन 2l रूट में t बाई एम, जहाँ पे रूट में t बाई एम आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी रूट में t बाई एम, और आपकी वीपी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो p टाइम्स म्यू फ्रीक्वेंसी होगी। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन ऐसे हमने पढ़ा था। जैसे क्वेश्चन है AIEEE का 2003, तब IIT मेंस नाम से ना जानते हैं उसको, तब AIEEE होता। इसमें कह रहा है अ मेटल वायर ऑफ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ 9.8 ग्राम पर मीटर। तो एम आपका है लीनियर मास डेंसिटी, एम आपका है लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ is stretched with a tension of 10 kg watt, 10 kg weight, 10 kg weight। कन्वर्ट करेंगे इसको न्यूटन में, 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे इन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट ऑफ 1 मीटर अपार्ट, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1 मीटर। The wire passes at its middle point between the pole of permanent magnet and it is vibrate in a resonance when carrying an alternating current of frequency mu। Find the frequency of alternating source। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको, और सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कन्वर्जन करना होगा। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको kg पर मीटर में, तो 9.8 इंटू 10 टू द पावर -3 kg पर मीटर। इसको न्यूटन बनाना होगा, तो 10 इंटू 9.8 न्यूटन आपको आ जाएगा 98 न्यूटन। आपको मैंने बताया था, आप याद कर लेना, 1 kg वेट इज इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। अब आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 1/2l t बाई एम, और ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में भी आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो नीट में भी आते हैं, नीट लेवल क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1/2 इंटू 1 रूट में 98 अपॉन 9.8 इंटू 10⁻³ ये आपका आ जाएगा 50 हर्ट्ज आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग।
Let's take one more question also. Question है, a rope of 5 meter, the length of rope is 5 meter, length of rope is 5 meter, long has total mass is 240 gram, mass is 25 ग्राम। अच्छा ये मास है आपका, ठीक है, आपको गिवन मास आपको निकालना है मास पर यूनिट लेंथ। फॉर्मूले में जो स्मॉल m होता है वो आपका होता है मास पर यूनिट लेंथ। आप याद रखिएगा जो फॉर्मूला आपके पास होता है P/m, वेयर m इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ये याद रखिएगा। नॉर्मल मास नहीं है, हम इसको लेंथ से डिवाइड करेंगे। तो लेंथ को पहले हम सेंटीमीटर बना लेते हैं ताकि यूनिट सेम हो जाए। तो हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी 245 अपॉन 500। ये आपका हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपका टेंशन दिया हुआ है 1 kg वेट, टेंशन दिया है आपका 1 kg वेट। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 9.8 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे चूँकि छोटे यूनिट में सीजीएस यूनिट में चल रहा है तो डाइन में हमें करना पड़ेगा, सीजीएस यूनिट हो रहा है तो 1000 इंटू 980 डाइन, ठीक है। और इफ इट्स फिक्स विथ वन एंड एंड सेक बाय द हैंड एट अनदर एंड, व्हाट द फ्रीक्वेंसी सेक विल मेक ब्रेक अप इनटू 3 वाइब्रेशन सेगमेंट। तो 3 वाइब्रेशन सेगमेंट मतलब पी की वैल्यू 3 दिया है यहाँ पे, पी आपका वाइब्रेशन सेगमेंट होता है। देयरफॉर वीपी इज इक्वल टू पी अपॉन 2L, रूट में टी बाई एम होगा। आ जाओ जी, टी बाई एम होगा। केवल तुम भी पढ़ने वाली हो, बाकी नहीं आए। तो 3/2, तो भी रिकॉर्डिंग तो होगी ना बच्चे, नहीं आएंगे तो भी पढ़ाऊंगा मैं। नहीं आएगा तो फेयर दे दो, नहीं आएगी कोई बात नहीं, वो फिर रिकॉर्डिंग देख लेगी ना। मुश्किल भी नहीं आएगा। 2 बच्चे और आ सकते हैं। मास रखेंगे हम लोग 245 अपॉन 500। अब सारा खेल है इसको सॉल्व करना, न्यूमेरिकल करा रहे हैं इस फॉर्मूले पे। हाँ माइक ऑन है, हाँ। स्ट्रिंग वेव इन ए फिक्स बोथ, हाँ बेटा रिकॉर्डिंग अपलोडेड है ग्रुप पे, वेव लेक्चर 3 नाम से, आपने देखा ही नहीं होगा ओपन करके। उसका नाम है वेव लेक्चर 3। यहाँ पर P आपका है नंबर ऑफ सेगमेंट, वेयर P इज नंबर ऑफ segment, T is tension in a string and M is mass per unit। 2 क्लास मैंने पता कैंसिल किए इस क्लास को लेने के लिए, 2 क्लास। और वो 2 क्लास में मेरा 2000 का नुकसान हुआ है। और बच्चे नहीं आएंगे तो सो मेरा मोरल कितना अच्छा जाएगा, तो फिर मैं आगे लूँगा नहीं। मुझे मजबूरन शिल्पा मैम बनना पड़ेगा, बच्चे बना रहे हैं ना मेरे को, मैं बनना नहीं चाह रहा हूँ बट बन जाऊँगा। और मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता, पता है। अब देखो कल मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी, ठीक है, ऑनलाइन ली थी मैंने 12th वाले बच्चों को, और एक्सपेक्टेड था कि 20 से प्लस बच्चे आएंगे टोटल मिलाकर, यहाँ वहाँ सेंटर मिला के लगभग 45 बच्चे टोटल 12th में मेरे पास। मैंने कहा कम से कम 20 प्लस बच्चे आएंगे, पता कितने आए थे? 2 आए थे। तो 40-45 यहाँ के सारे एब्सेंट थे इस जबकि क्लास इस सेंटर के लिए थी, यहाँ के बच्चों के लिए थी। वो तो वहाँ के बच्चों के लिए रिवीजन था, वो चैप्टर हो चुका है, यहाँ पर रिवीजन चालू किया था। अब सोचो इसमें मेरा क्या नुकसान, मैंने ली 45 मिनट ली, मेरा क्या नुकसान है बताओ? मेरा इतना सा भी नुकसान नहीं है।
मेरा सही बता रहा हूँ, इतना सभी नुकसान है। तुम भी यही रहोगे, तुम देखना अगर मुझे पढ़ाना हो ना किसी ढंग के प्लेटफॉर्म पे, तो मैं जब चाहूँगा तब पढ़ा लूँगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, उनका भी जॉब निकले हुए हैं, ठीक है, सबका मैं भेज दूंगा। सब में लिखा है क्वालिफिकेशन IITN रिक्वायर्ड, है ना। अभी अप्लाई करूँगा, अभी मिल जाएगा मुझे। मेरा कोई नुकसान ही नहीं है, इतना सा भी नुकसान नहीं है। मेरे एक भी बच्चे ना आए अगले साल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। मैं तो बच्चों के हिसाब से बैच बनाता हूँ ना, कि बच्चे आए तो बैच शुरू किया। अब यहाँ पे फिजिक्स का बैच मैंने इसके पहले क्यों नहीं लिया? बच्चे नहीं आ रहे थे। बच्चे फिर नहीं आएंगे, फिर नहीं लूँगा अगले साल, उसमें क्या है मेरा? मेरा कोई नुकसान नहीं है। दिल्ली में इतने सारे ऑप्शन है मेरे को पढ़ाने के लिए कि मैं जब चाहूँगा जब कहीं भी पढ़ा दूँगा। क्योंकि मुझे देखो, बच्चों के हिसाब से मैं गलत खराब अच्छा नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो संस्था ओनर है उनको मेरी क्वालिफिकेशन पता है ना। तो बच्चों का ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान रत्ती भर नुकसान नहीं है, मत पड़े भाई। देखो 45 डेज तो निकालने हैं ना मेरे को किसी भी तरह से, ये सेशन तो निकालना ही है। उसके बाद ना पड़े अगले साल बच्चे नहीं आएंगे, मैं 12th का बैच ही नहीं लूँगा यहाँ पे। नो बैच, जहाँ बैच रहेगा वहाँ पढ़ूंगा। बताओ, मेरा तो लॉस है ना। अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो मेरा तो लॉस है। मेरे पास जहाँ 40 बच्चे हैं, मैं वहाँ पढ़ाऊँ ना, वहाँ बच्चे मैं डाटा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि देखो 12th के बच्चे हैं, ठीक है, उनका कितने दिन, फिजिक्स का पेपर शायद 26 को है कि 22 को है, फरवरी में। बताता हूँ मैं। फिजिक्स का पेपर है 17 तारीख, 21 तारीख को, 21 फरवरी को फिजिक्स का पेपर है। मैं क्यों डांटूँ? जनवरी में हम क्लास देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे सेंटर। उसके बाद मेरी क्लास होगी केवल जो एक वीक पहले होगी फरवरी में। तो मेरा तो रिलैक्स है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत ये होती है जैसे आज की क्लास में दिक्कत हुई। अब आज की क्लास मैंने कैंसिल की, मेहर की क्लास थी आज 1 बजे, तो मैंने कहा 1 बजे नहीं हो पाएगी। हाँ, तो कल नहीं पढ़ी थी ना वो, कल गुड़गांव गई थी। तो अब एक्स्ट्रा क्लास भी लग रही है ना उसकी, सिलेबस खींचने के चक्कर में एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है। 3 नहीं हो रही उसकी, महीने हफ्ते में 5 क्लासेस हो रही हैं। 1.5 घंटे की क्लास हो रही है उसकी, बड़ी क्लास हो रही है, ताकि जल्दी सिलेबस खत्म कर दें हम लोग। हम खत्म करने वाले, बस एक ही चैप्टर बचा है उसका, थर्मोडायनेमिक्स। बाकी सब खत्म। तेज हो रहा है ना क्लासेस, उसकी डेली क्लास हो रही है। तो अब उसकी क्लास थी तो वो कैंसिल हुई, क्या मैंने किया कि मेरे को यहाँ पे शेड्यूल्ड है, तो शेड्यूल्ड था आज यहाँ पे। अब नहीं आएंगे तो मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा। अब बाकी देख ले, बच्चे गुस्सा हो जाए अगले साल छोड़ दें, मैं बैच ही नहीं लूँगा, छोड़ेंगे क्या? एक बात बता रहा हूँ, मैं हो सकता है अगले साल बैच ही ना लूँ। 90% चांस है कि मैं 12th का बैच नहीं लूँगा अगले साल, यहाँ पे कोई बैच नहीं लूँगा। वजह है टाइम ही नहीं है मेरे पास। मेरे वहाँ पे बैच उतर रहे हैं, वो भी डबल बैच उतर रहे हैं वहाँ पे। सिद्धांता में 12th के 2 बैच बन सकते हैं, 11th के 2 बैच बन सकते हैं। अगर मैंने केमिस्ट्री हाँ बोल दी, फिर केमिस्ट्री के 2 बन सकते हैं। क्योंकि वहाँ बच्चे हैं ना। इकोनॉमिक की भी तो देखो, इकोनॉमिकली भी तो मेरे को साउंड करना चाहिए। यहाँ पे घर तो है नहीं ना मेरा कि चलो ठीक है, नहीं भी पैसा आएगा तो पिताजी का घर है, हर महीने का मिनिमम एक्सपेंडिचर है मेरा। तो काम तो देखो करना है, ठीक है। ऊपर से बहुत सारा ऑप्शन है मेरे पास, मैंने डेट नहीं, 9-10 तो चलता रहेगा, उसमें तो कोई दुखी नहीं है ना मेरे को। 9-10 कभी दुखी नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि इतना बैच है मेरे पास 9-10 का, हर साल बन जाता है। कि अब जैसे 9-10 को तो मैं मिक्स भी कर देता हूँ ना। और 9-10 का रिवीजन कैसे होता है? यूँ एक दिन में इलेक्ट्रिसिटी खत्म। यहाँ नहीं हो सकता ना, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। मैं अब इसको म्यूट करता हूँ, क्योंकि एक बात बता रहा हूँ, पता नहीं बच मान लो कभी बच्चे
तो बोला मैंने छोड़ दिया है, मोरल ऑफ स्टोरी ये है, ठीक है। चलो ये तो मैं क्वेश्चन फालतू सॉल्व कर रहा था, क्योंकि मैंने कहा क्वेश्चन तो कर दें कुछ कुछ। अब हम आते हैं जो टॉपिक है हमारा। टॉपिक हमने लास्ट कहाँ छोड़ा था? ऑर्गन पाइप में हमने क्या एनालिटिकल मेथड कर लिया था? नहीं नहीं, एनालिटिकल मेथड भी नहीं किया है ना, हमने ग्राफिकल मेथड किया था। ग्राफिकल मेथड किया था फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन, है ना। तो आज हमें जो करना है वो एनालिटिकल ट्रीटमेंट करना है ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप का, फिर बीट करना है, फिर शुरू होगा आज शुरू कर दूंगा मैं थर्मल प्रॉपर्टी भी। थर्मल प्रॉपर्टी और थर्मोडायनेमिक्स दोनों एक ही साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ जैसे कनेक्टेड है। मेरा खत्म ही हो रहा है, वो ये आसान चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव। बाकी का मेरे को नहीं पता, लाइक डेरिवेशन के एक चैप्टर की डेरिवेशन का एग्जाम, न्यूमेरिकल का एग्जाम, फिर न्यूमेरिकल डेरिवेशन एग्जाम। मेरे से ज़्यादा पता कोई टेस्ट लेता नहीं था, बट इस बार ऐसा बैच मिला, टेस्ट दिए ही नहीं बच्चे। यहाँ ही पे है बस, केवल सिद्धांता में रेगुलर टेस्ट होता है, अभी कल ही टेस्ट हुआ है, यहाँ टेस्ट नहीं होता भाई। मैं तो शेड्यूल लिख के भेजता हूँ टेस्ट का। बाकी जितने सेंटर, 3 सेंटर है मेरे पास, 3 सेंटर में वहाँ जो राजेंद्र नगर सेंटर है वहाँ पर भी शेड्यूल होता है पूरा टेस्ट का, वहाँ पूरा ट्रैक रजिस्टर मेंटेन करती है मैडम, और मैम खुद ट्रैक रखती है कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। तो यहीं पे बस टेस्ट नहीं हो रहा है, महान बच्चे हैं, क्या बोला जाए। ऐसा नहीं, बच्चे यहाँ पे चलती संस्था बच्चों के हिसाब से, और जब संस्था बच्चों के हिसाब से चली तो वो दिक्कत हो जाए, क्योंकि बच्चे तो हमेशा कंफर्ट जोन में रहेंगे, बच्चे कभी बात नहीं मानते हैं। ये फर्स्ट वेव है, ठीक है। सही में नहीं आ रहा क्या? पता नहीं, बट रिकॉर्ड तो करूंगा ना मैंने तो अपना टाइम वेस्ट किया है। ये फर्स्ट वेव जा रही है मान लीजिए आपके, और फिर टकरा कर यहाँ से वापस आएगी। आफ्टर टकराने के बाद वापस जब आ रही है, थोड़ा सा गलत बना है बट ऐसे नहीं बनेगा, क्रस्ट इसके नीचे ये आएगा और ऐसे आएगा। तो आपका सेकंड वेव जो टकरा कर आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि क्लोज इंडेड है ये, है ना। ये वाला फर्स्ट वाला ओपन इंडेड है, क्या है, एक तरफ ओपन है, ऑर्गन पाइप में ओपन इंडेड, आपका ऐसा ऑर्गन पाइप है, एक तरफ ओपन इंडेड है। तो इसका होगा आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। आप ये ध्यान देने वाली बात है, एम्पलीट्यूड देखो दोनों प्लस में है, केवल ये चेंज हुआ है, मतलब केवल एक्सिस रोटेट हो रहा है, एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, देयर इज अ नो फेस रिवर्सल ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ओपन एंड बिकॉज इट इज फ्री और लूज बाउंड, सो द साइन ऑफ ए इन द रिफ्लेक्टेड वेव इज सेम हैज इन द इंसिडेंट वेव। तो साइन ऑफ एम्पलीट्यूड इज सेम हैज फॉर इंसिडेंट वेव, इसको बोला गया इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। आफ्टर सुपरपोजिशन, जब ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, आफ्टर सुपरपोजिशन y is equal to y1 plus y2, that is a sin omega t minus kx plus sin omega t plus kx, ये वाला है ना, और ये वाला। अब इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है, क्या करनी है, ट्रिग्नोमेट्री करनी है। अब देखो इतने सिंसियरिटी है, सर आई विल कम टिल 120 बिकॉज आई एम हैविंग लंच। अब देखो मेरा लंच देखना, मैंने तो लंच किया ही नहीं है ना। मैं उठाऊँ लगभग वही 10 बजे के आसपास उठाऊँ, मैंने जैसे तैसे ब्रेड वेड सेका, कोई है तो नहीं कर, और वो खा के मैं चला आया हूँ। भाई देखो कंफर्ट जोन में चीज़ें नहीं मिलती, अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं किसी को कुछ भी, मैं पक्का बता रहा हूँ अगले साल मैं बैच नहीं लूँगा 12th का, ये मैंने सोच रखा है। मैं फिजिक्स का बैच उतारूंगा नहीं, मेरा किसी भी हिसाब से मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन है ही नहीं, जीरो है मेरा मोटिवेशन। चुपचाप 2 क्लास पढ़ाऊंगा 9th 10th, बाकी और कहीं और देखता हूँ मैं। बच्चे ही नहीं है ना, सिंसियर ही नहीं है बच्चे। अभी पढ़ो इसको, देखो क्या हाल होता है,
वो अभी देखना, अभी पेपर कौन कर रहा है ना? करने दो, चलो यहाँ पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा लगाते हैं। ये साइन सी माइनस डी, साइन सी प्लस डी, या ए माइनस बी, तो यहाँ से आएगा आपका 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स इज इक्वल टू 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। ये आपकी जो इक्वेशन आई है, ये सुपर इम्पोज इक्वेशन आई है किसकी, इन दोनों वेव की, y1 और y2। ये आपको याद करना है, याद करना है, ठीक है, किसी भी हाल में, ठीक है। फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ t द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, पॉजिटिव और नेगेटिव और एंटी नोड आर फॉर्म एट द ओपन एंड, दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। तो जो जगह पर आपको एंटी नोड मिलेगा, एक 0 पे और एक l पे, इस दो जगह पोजीशन पे आपको एंटी नोड मिलेगा फर्स्ट वाइब्रेशन पे। और अगर ऐसा होता है तो एंटी नोड मिलने के लिए आपको एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसे लिखो a डैश लिख दो, a डैश साइन ओमेगा टी। तो इसको कॉमन निकाला है? नहीं, जो देखो जो मल्टीप्लाई होता है साइन के साथ वो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट होता है। वेव का इक्वेशन ऐसे होता है ना, वेयर a डैश इज 2a cos kx। अब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, उसके लिए व्हेन तो कल तो शुभ आपने छुट्टी कर दी एम्पलीट्यूड बारिश इज की वजह से। मैक्सिमम, कल मैंने भी छुट्टी दी थी, अब कल मैं ऑनलाइन क्लास मेरी ली, बारिश रुकी ही नहीं थी। कल सारा ऑनलाइन क्लास लिया था, मैं घर से ही लिया। मैं बस गलती से थोड़ी सी बंद हुई तो मैं चला आया राजेंद्र नगर। मेरी 4:30 बजे से 6:30 राजेंद्र नगर क्लास होती है, 2 घंटे की, बच्चा नहीं आया। मास्टर माइंड में। नहीं, बच्चे तो आ गए, सारे आ गए थे, कारोबार से आ गए थे, आसपास के ना, तो सब आ गए थे, सबके पेरेंट्स छोड़ दिए। मैं गया हूँ तो फंस गया हूँ, मैं लगभग आधे घंटे वेट किया हूँ, फिर निकला हूँ 7 बजे, फिर जाके घर पे सिद्धांता का बैच और एक बच्चा और है, 2 बैच जो है उसका ऑनलाइन लिया मैं घर से, और फिर रात को इनका ऑनलाइन क्लास अरेंज किया था, ये 12th वाले। व्हेन एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, उस केस में आपका जो कॉस फैक्टर है, इसको हम लिख सकते हैं x के जगह पर l लिखेंगे, लेंथ मतलब मैक्सिमम लेंथ ऑफ थ्रेड। तो देयरफॉर cos के एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो के एक्स प्लस माइनस 1 होगा आपका इवन पोजीशन ऑफ cos, है ना। cos 0 पे साथ 1 होता है, cos 180 भी माइनस में हो सकता है, बट होता है 1, है ना, प्लस माइनस के फॉर्म में, प्लस माइनस। तो यहाँ से आपका हो गया के एल इज इक्वल टू एन पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 2 पाई lambda l इज इक्वल टू n पाई। सो lambda n इज इक्वल टू 2l अपॉन n। ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी फॉर nth वाइब्रेशन या nth सेगमेंट। अब आपको फ्रीक्वेंसी देना है, तो वेवलेंथ हो गई ना, अब आपको क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग लिखते हैं द फ्रीक्वेंसी फॉर nth वाइब्रेशन इज गिवन बाई Vn इज म्यू n इज इक्वल टू स्पीड अपॉन लैम्डा n, है ना। लैम्डा n की वैल्यू रखेंगे तो 2l अपॉन n, और v आपका n अपॉन 2l, v आपका होता है t अपॉन m। याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर जो m होता है वो मास पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, केवल मास नहीं होता है, मास पर यूनिट लेंथ। न्यूमेरिकल में आपको मास गिवन होगा और लेंथ भी गिवन होगा, तो आपको मास और लेंथ को डिवाइड करेंगे तो आपको ये वाला m मिलेगा। और t यहाँ पर टेंशन है, क्या है, टेंशन है। ये है फ्रीक्वेंसी। देखो, अगर हम बच्चों के हिसाब से चलेंगे ना तो सिलेबस होगा नहीं, ये 12th और 11th की प्रॉब्लम है।
9 10th में हो जाता है। 9 10th बहुत छोटा क्लास होती है, बहुत छोटी क्लास होती है। 11th में कोई भी चीज़ अगर आप स्कूल के हिसाब से चलो, स्कूल भी पीछे चल रहा है वैसे तो, लेकिन अगर हम बच्चों के हिसाब से चले और स्कूल के साथ दोनों हिसाब से तो सिलेबस नहीं होगा। इसलिए जितने सीनियर टीचर है देखो उनका अपना खुद का सिलेबस चलता है, सिर्फ उनका अपना खुद का सिलेबस चलता है, वो तो कोई भी हो, किसी से मतलब नहीं। क्योंकि वो लोग पूरे साल का प्लान करके रखे हुए हैं, पूरे साल का। अब 12th में देखो हमारा हो जाता है टाइम पे, क्योंकि हमने स्कूल के हिसाब से भी नहीं चलते हैं और बच्चों के हिसाब से भी नहीं चलते हैं। सिलेबस ये शेड्यूल है, ये शेड्यूल है तो हो जाएगा। नवंबर में ख़त्म हो गया है। सेम बुक पढ़ाया है मैंने, बुक भी यही फॉलो की है मैंने, क्वेश्चंस भी इससे ज़्यादा ही कराए हैं मैंने, फिर भी ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि शेड्यूल पे हुई क्लासेस। आप जोड़ोगे ध्यान से तो आज 9 मंथ हो गई है, ठीक है। हर मंथ में लगभग 12 क्लास होती है, तो रफली अगर देखा जाए तो 120 क्लास हो गई है। 120 घंटे की क्लास में तो हो ही जाता है सिलेबस। नहीं हो रहा है इसका मतलब हम पीछे हैं। फिर 1 महीने तक ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है, बहुत गलत तरीके से पढ़ा गया है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो आपको फर्स्ट फंडामेंटल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे सो ऑन मिलता जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्लोज। अच्छा, ये जो ओपन एंडेड वाला है इसका डायग्राम में फिर से मैं सही कर, ये वाला करेक्ट कर देता हूँ। ओपन एंडेड क्या है? दोनों तरफ से ओपन होता है, ठीक है। इधर से भी ओपन होगा। अगर ग्राफिकल देखें इस तरह से जा रहा था ये, ठीक है, वाइब्रेशन। ये पूरा आपका एक पेज पे मैंने बना ये करने की कोशिश की है। ये पूरा याद करना पड़ेगा आपको, 5-6 बार डेरिवेशन करना पड़ेगा। और क्या याद रखना है इसमें से? रिजल्ट की याद बात करें तो रिजल्ट एक ये याद रखना है, एक ये रिजल्ट याद रखना है, वाई की, लेमडा एन की, और फिर फ्रीक्वेंसी की, 3 चीज़ याद रखनी है। तो वाई याद रखना है, वाई इज इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा टी। lambda n is equal to 2l upon n, and frequency is equal to n upon 2l रूट में t by m। ये 3 चीज़ याद रखना है बस एनालिटिकल मेथड में। और अभी भी बच्चे मान नहीं रहे, अभी भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं कि सर मैं एनसीईआरटी से पढ़ के दूंगी। बोर्ड में कब से NCERT इस बार तो 10th की बोर्ड में NCERT नहीं आई थी मेरे वाले टाइम पे। देखो निहारिका ने गलती की थी, अभी इसका मिड टर्म हुआ था कि सर मैं एनसीईआरटी से पढ़ के जा रहा हूँ, मेरे टीचर एनसीईआरटी से बनाते हैं। हमने कहा ठीक है, नंबर आ गए, बहुत ही ख़राब। अभी वो फिर एनसीईआरटी से पढ़ रही थी, 30 वो फिर एनसीईआरटी से पढ़ रही है कि सर मैं थर्मोडायनेमिक्स और थर्मो प्रॉपर्टी एनसीईआरटी से पढ़ के जाऊँगी। पढ़ो, अच्छी बात है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में, हो सकता है एनसीईआरटी से पढ़ के नंबर लाए। अब मेरे से तो नहीं आ पा रहे थे, पता नहीं क्यों, मेरे को कभी एनसीईआरटी समझ नहीं आई। हो सकता है मेरा दिमाग कम होगा, ये भी हो सकता है। अब हम आते हैं सर एनालिटिकल मेथड ऑफ। अरे हमारे भी लिए नाश्ता ला दिया होता यार, मैसेज डालने वाला था लंच, क्योंकि हम तो लंच किए ही नहीं। ब्रेड चाय पे आया हूँ, ब्रेड चाय पे आया हूँ, सेक्रीफाइस, कोई बात नहीं। अब हमारा है क्लोज पाइप, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे एक चीज, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को देखना। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले में एन आया है, इसको हम बोलते हैं इवन मल्टीपल ऑफ, है ना। जब मैं क्लोज पाइप का करूंगा तो सब फॉर्मूला सब सेम रहेगा, ये एन चेंज होगा और ये ऑड मल्टीपल आ जाएगा। क्या आएगा? ऑड मल्टीपल आएगा, और नीचे यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका 2n-1 और यहाँ आएगा आपका 4। तो वो ऑड मल्टीपल होता है। कैसे आता है वो देख लेते हैं। दैट इज एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव इन क्लोज ऑर्गन पाइप। अगला टॉपिक है एनालिटिकल ट्रीटमेंट, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप में एक साइड वाला बस क्लोज होगा, ये वाला, ठीक है। इसका हम लोग ग्राफिकल पिछली क्लास में देखे थे। फर्स्ट वाइब्रेशन, फर्स्ट वाइब्रेशन। तो अब इसका एनालिटिकल मेथड देते हैं, सब कुछ वैसे। अब देखो इसमें एम्पलीट्यूड नेगेटिव में आ जाएगा, याद रखना है। y1 इंसिडेंट साउंड वेव a sin ओमेगा t माइनस के एक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन के बाद आपका माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। ये थोड़ी पेज नंबर बता दो। पेज नंबर 37 पे है, पेज नंबर 37 पे। यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर फेस चेंज हुआ है, रिवर्सल ऑफ फेस चेंज, नेगेटिव ए ड्यू टू रिवर्सल ऑफ फेस चेंज, रिवर्सल ऑफ फेस चेंज। अब आफ्टर सुपरपोजिशन, आफ्टर सुपरपोजिशन दोनों ऐड हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा y1 प्लस y2। एक बार पैटर्न पकड़ लोगे, सबका एक ही जैसे पैटर्न है, ठीक है। तो अब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अच्छा, इसमें पहले ना ये प्लस लिया गया और आफ्टर रिवर्सल के बाद ये नेगेटिव हुआ, ये थोड़ा चेंज है यहाँ पर, ये वाला साइन ओमेगा टी माइनस ये प्लस है के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। स्टार्टिंग में भी तो नहीं था ना ऐसा, पिछले वाले में, पिछले वाले में था नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगा, तो ये आपका आ रहा है 2a cos ओमेगा टी साइन के एक्स। थोड़ा और अरेंज किया जाएगा इसको कुछ इस तरह से, ये बनेगा आपका 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये आपका रिजल्टेंट वाला आ गया। अब देखो दोनों में अंतर है, अगर आप देखो ओपन इंडेड वाले में यहाँ पर साइन आया था और एम्पलीट्यूड में क्या आया था, कॉस आया था, और क्लोज इंडेड वाले में यहाँ कॉस है और यहाँ पर साइन है, यानी ये पूरा एम्पलीट्यूड है सुपर इम्पोज का, जो कि किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, क्या है, तो ये याद रखना एक तो चीज। अब मैक्सिमम और मिनिमा तब आएगा जब साइन की वैल्यू +1 और -1 होगी। तो नाउ since y is equal to 0 at x is equal to 0, node is formed at close. The resultant displacement at x is equal to L will be maximum, positive or negative, because the open end is a free or loosely bound, and this condition is satisfied if sin k L is equal to plus minus 1. तो साइन किस पे 1 आता है, 90 पे आता है, 90 पे आता है, π/2 पे आता है, और फिर किस पे आएगा, 180 नहीं रुको 3π/2, मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल पे ही आएगा, 3π/2 के ऑड मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल पे आएगा, है ना। तो 2n-1 पे लिख सकते हैं और 2n+1 पे लिख सकते हैं, ये ऑड सिचुएशन देता है, ऑड मल्टीपल पे आता है आपका KL, वेयर n इज 1 2 3 एंड सो ऑन। k की वैल्यू होती है आपकी, k की वैल्यू होती है आपकी 2π/λ, L इज इक्वल टू 2n-1 π/2। यहाँ से पाई n की वैल्यू आई है 4L/2n-1, ये लैम्डा n की वैल्यू आई है, लैम्डा n की वैल्यू आई, ये फिर याद रखना इस वाले केस में। वहां पे क्या आया था, ध्यान से देखो, पिछले फॉर्मूले में 2L/n आया था, तो यहाँ पे 2 के जगह पे क्या हो गया 4, और n के जगह पे ऑड नंबर आया था 2n-1 आ गया, ऐसे याद रखना है। तो ये लैम्डा n आ गया। अब क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी, क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है आपकी वेलोसिटी अपॉन लैम्डा n, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा n, तो जगह 2n-1/4L, और वेलोसिटी क्या है T/m, वेयर m इज मास पर यूनिट लेंथ। ये बंद कर दूंगा थोड़ी देर में, है ना, गर्मी हो रही है यहाँ पर, ऑक्सीजन का कोई सोर्स है नहीं, ठीक है। अब इस यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 2 रखो, फर्स्ट वाइब्रेशन सेकंड वाइब्रेशन, फर्स्ट
जीरो ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन आपको मिलता जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाइब्रेशन को ही ओवरटोन बोलते हैं। मतलब जब आपको फर्स्ट वाइब्रेशन होके मिल रही है स्टैंडिंग वेव का, ये आपकी फर्स्ट वाइब्रेशन है। क्या है? फर्स्ट वाइब्रेशन, इसी को ओवरटोन बोला गया। तो फर्स्ट वाइब्रेशन को जीरो ओवरटोन बोला गया, नाम है। और सेकंड वाइब्रेशन को फर्स्ट ओवरटोन बोला गया, नाम आया, पता नहीं कहाँ से आया। हम तो वाइब्रेशन याद रखते हैं, बट ओवरटोन भी लिखा हुआ तो पता होना चाहिए। इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी V1, V2, Vn सब आप लिख सकते हो। तो क्या क्या याद रखना है इस वाले में? 3 चीज याद रखना है। पहली चीज याद रखनी है, फॉर्मूले सारे याद रखना। पहला, सुपर पोजिशन के बाद आपको जो मिला है वो 2 sin A x k x इंटू cos ओमेगा t। लेमडा n की वैल्यू मिली है आपको 4l/2n-1 मिली है। और फ्रीक्वेंसी मिली है आपको 2n-1/4l मिली है, रूट में t/m। दोनों को कंपेयर करेंगे, ये मिल गए किसके लिए? ओपन एंड के लिए। कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर 4l हो जाएगा, यहाँ पर 2n-1 हो जाएगा। और ये मिलेगा आपका क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। तो ये तो था आपका ऑर्गन पाइप। और आखिरी टॉपिक पे हम आते हैं जिसका नाम है बीट। बीट में भी सुपर पोजिशनिंग प्रिंसिपल होता है, रिफ्लेक्टेड रे का ही सुपर पोजिशन होता है, और वो भी स्टैंडिंग वेव होती है। लेकिन वहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं थी, यहाँ पर ना फ्रीक्वेंसी सेम है। फर्क बस इतना है, हाँ, फर्क बस इतना है कि अभी जो हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ रहे थे उसमें ये आपकी इंसिडेंट वेव है, उसका क्रस्ट है, और ये रिफ्लेक्टेड का क्रस्ट है। बट आप देखने वाली बात है, इसका एम्पलीट्यूड अगर ए था तो इसका भी एम्पलीट्यूड ए था। इसकी फ्रीक्वेंसी वी थी तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी वी होगी। अब बीट में क्या होगा? बीट में ऐसा होगा कि ये आपकी इंसिडेंट साउंड वेव है और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव कुछ ऐसी आएगी, छोटी आएगी, डिस्टॉर्टेड मिलेगी। क्या मिलेगी? डिस्टॉर्टेड। हो सकता है ये सेकंड इंसिडेंट, मतलब सेकंड, उसी का सेकंड क्रस्ट है। अब इसमें आपको कुछ ऐसा मिल जाए तो आप देखोगे ये सेम एम्पलीट्यूड नहीं मिल रहा है, सेम एम्पलीट्यूड नहीं मिल रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको बोला गया बीट बोला गया। क्या बोला गया? बीट। व्हेन टू साउंड वेव ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बीट। तो पहला तो ये है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, different frequency traveling along same path in a same direction in a medium and superimpose each other। दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि सुपर इम्पोज हो, सुपर पोजिशन हो, सुपर पोजिशन of resultant sound at any point, medium rise and fall, technically wax and waning of sound alternating with time. This periodic vibration in the intensity of sound caused by superposition of two waves of slightly different frequencies is called beat. One beat is one rise and one fall in intensity constituent one beat. The number of beat produced per second is called beat frequency. अब यहाँ पे देखो, जो आपको रिजल्टेंट बीट मिलेगा, वो रिजल्टेंट बीट जो मिलेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी फ्रीक्वेंसी V1 माइनस V2। इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो V1, इसकी फ्रीक्वेंसी V2। तो इनका रिजल्टेंट आपको मैग्नीफाई नहीं हो सकता, कम हो सकता, ज़्यादा। नलीफाई तब होगा जब दोनों बराबर हो। ये दोनों बराबर नहीं, इसमें इस वाले में नलीफाई हो जाएगा। थोड़ा गलत, ये इसका बना दिया मैंने, ये स्टैंडिंग वेव का उसका बना दिया, ऑर्गन पाइप का ये है। इसमें ज़्यादा और कम है, इसमें नलीफाई हो जाएगा, इसमें। ठीक है, तो पैटर्न देखो बीट का यहाँ पर बना हुआ है। इसको बीट का पैटर्न अगर हम देखें सिमुलेशन से, तो फिर हमें बीट निकालनी नहीं पड़ेगी, हमें बदल नलीफाई होगा। ये C1 क्यों नहीं आया? ये तो आना था इसको C1 को। हाई तो उस दिन लड़ रहा था कि तू फेयरवेल में कौन जाता है, फेयरवेल सॉरी आफ्टर पार्टी में कौन जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड एंटी सोशल लोग क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, उसमें कोई समस्या थोड़ी ना है। तो फिर एंटी सोशल देखो इसमें ना क्या है, रेड और ब्लू, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। इन दोनों की अगर सेम होगी तो फिर बीट नहीं बनेगी, कुछ और बनेगा। फिर आपका स्टैंडिंग वेव बन रहा है।
बीट बनाने के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो जो आपको रिजल्टेंट मिली देखो कुछ ऐसी मिली, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पे जीरो, मतलब जीरो भी नहीं कम, फिर मैक्सिमम, फिर ऐसे। यहाँ पे देखो है भी कुछ, एक 500 हर्ट्स है और एक कितनी है 503 हर्ट्स है। एक काम करते हैं दोनों को 500 500 कर देते हैं, है ना, देखने के लिए दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी करते हैं तो फिर क्या मिलेगा हमें। हाँ तो दोनों सेम कर देते हैं, प्ले। हाँ कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। एक को 800 कर लेते हैं। अच्छा तूने करा है 5800। आवाज़ कहाँ से आ रही है, इसी में से आ रही है। अच्छा बीट प्रोड्यूस कर रहा है। अजीब सा साउंड प्ले हो रहा है, देखो बड़ा पिंचिंग सा हो रहा है। यही साउंड है, जो साउंड मिल रहा है ना पतला मोटा, वो ये बीट का ही है। अब हम पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ बीट फॉर्मेशन। उससे पहले इसका ग्राफिकल भी देख लेते हैं कैसे है पूरा। ग्राफिकल है इसमें? नहीं ग्राफिकल नहीं, सीधे एनालिटिकल मेथड है। अच्छी बात है, दोनों देखो पता होना चाहिए, ग्राफिकल भी आ सकता है और एनालिटिकल भी आ सकता है। एनालिटिकल पे न्यूमेरिकल आते हैं, अच्छा कुछ नहीं होता है, एनालिटिकल से न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आ गया, तो ये क्यों होता रहता है मुझे? नाखून फट रहा है, हाँ नाखून फट रहा है, हाँ भाई मेरे को तो सारा टाइम भाई ठंड में ये काटती रह जाती हूँ मैं। ठंड में होता है, स्किन पतली हो जाती है। तो देखो सर एनालिटिकल मेथड में थोड़ा सा इसको दर्द होता है ना, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं टीचर बेटा, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है। एसेंशियल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट, एसेंशियल कंडीशन पढ़ लेते हैं एक बार, एसेंशियल बुक से पढ़ लेते हैं। एसेंशियल कंडीशन, आप लोग नोट्स देखा, 2 चैप्टर का बना के दिया है मैंने। थर्मल प्रॉपर्टी का भी बन गया और थर्मोडायनेमिक्स का भी बन गया। आपने बहुत पहले ही बना दिया। उसके 4-5 पेज फिर जोड़ा है मैंने ना, पार्ट 2 करके ऐड किया है। 4 पेज, 2 पेज, हाँ 4 पेज और सर दो। आज इसके बाद थर्मो स्टार्ट करा। थर्मल हाँ प्लीज थर्मो। एसेंस नहीं, थर्मल के बिना थर्मो नहीं समझ आएगा, ऐसा कुछ दोनों कनेक्टेड है तो आपस हमने में। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्यों नहीं? वो मैम अलग है, दोनों की अलग अलग देखना मिलाना, दोनों अलग अलग है। जो तुम पढ़ी हो फिजिक्स में वो जो केमिस्ट्री में पढ़ी इसमें नहीं है। फॉर अ बीट टू बी ऑडियबल द डिफरेंट फिर इन द, हमारी टीचर ने छोड़ा क्यों है? क्योंकि तो सेम ही है। बेटा पढ़ लेते हैं बेटा, टाइम वेस्ट हो जा रहा है हमारा, पढ़ लेते हैं इसको। फॉर बीट टू बी ऑडियबल द डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी, अच्छा पता क्यों नहीं वो सुनने अजीब सा लग रहा था, एक तो 2 फ्रिक्वेंसी के बीच में 10 हर्ट्स का डिफरेंस होना चाहिए, तो हमें बीट क्लियर विजिबल होगा। क्या लिखा है? फॉर अ बीट टू बी ऑडियबल द डिफरेंस इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 साउंड वेव्स शुड नॉट एक्सीड 10 हर्ट्स। इफ डिफरेंस इज मोर देन 10 हर्ट्स वी शैल हियर मोर देन 10 बीट पर सेकंड, 10 बीट पर सेकंड। इसलिए अजीब सी साउंड आ रही थी वो, श्रिल जैसी। But due to the persistence of hearing, our ear is not able to distinguish between two sound as separate if time interval between them is less than 1/10 of the second। अभी हम लोग 10 का गैप करके देखेंगे, एक दो बनाएंगे फ्रीक्वेंसी, एक 500 लेंगे, 510 ले लेंगे, 509 ले लेंगे। Hence beat here not be distinguished if number of beat produced per second more than 10। Explain the formation of beat by the graphical method। दोनों तो है, दोनों देख लेते हैं, ग्राफिकल मेथड देखते हैं। तो मिनिमम कंडीशन ये होना चाहिए कि जो 2 फ्रीक्वेंसी है V1 माइनस V2, उसका गैप 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला है फॉर्मेशन ऑफ बीट बाय ग्राफिकल मेथड। फॉर्मेशन ऑफ बीट बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। शिवेन इसलिए नहीं आया होगा, शिवेन उठा ही नहीं होगा, स्कूल तो देखो नहीं गया होगा, लेकिन वो उठा नहीं होगा, ये बात है। 1:30 बजे तक नहीं उठा होगा। मैं बता रहा हूँ ना। मेरे 4 दिन की नींद होती है तो In figure 15.23 A, the full line curve
इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी v1. दो तरह का है ना, एक डैश लाइन है और एक बोल्ड लाइन है. द डैश कर्व ऑफ फ्रीक्वेंसी v2, here v1 is slightly greater than v2. v1 is slightly greater than v2. v1 बोल्ड वाली है ना? हाँ बोल्ड वाली है. का मतलब उसमें लाइन है ना, दो तरह का है ना, एक डैश लाइन और एक बोल्ड लाइन. v1 is slightly greater than v2, so the first wave is slightly smaller than second. देखो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तेज है तो मतलब वो तेज भागेगी, है ना, उसका एम्पलीट्यूड कम होगा और तेज तेज मूव करेगी. At time t1, the two waves meet in a same phase at a given point. They reinforce to produce maximum sound intensity. With the passage of time, the phase difference between two waves increase, and so the two curves gradually get more and more out of step. At the time t2, the two waves are in exactly opposite phase. This happens when one wave gain half of vibration over the other. Now they proceed minimum sound intensity. Now the phase difference goes on decreasing with time. At time t3, one wave gain one full vibration on other, and two waves are gained in same phase and produce maximum intensity. So and so on. The resultant wave obtained by the algebraic sum of displacement of two wave is shown by line curve. यहाँ पे आप देखो जो B पार्ट है उसमें जो ऊपर का लाइन दिखाया गया वो सभी के एम्पलीट्यूड का लोकस लिया गया है कि आपको सभी एम्पलीट्यूड आपको लोकस लेकर ज्वाइन करेगा तो आपको कुछ इस तरह से वेव मिलेगा, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो पॉइंट है D और F वो मैक्सिमम इंटेंसिटी है और B जो है वो मिनिमम इंटेंसिटी है. द डैश इनवलोप above and below show how the amplitude of resultant wave varies with time. The time interval from t1 to t3 is 1 beat period because during this interval only 1 beat is formed. मतलब मैक्सिमम से मिनिमम तक जो टाइम लग रहा है उसको 1 बीट बोला गया. Moreover, during this time interval, the first wave complete v1 a mu plus 1 oscillation while the second wave complete mu oscillation. मतलब एक तो धीरे चल रहा है, एक ने फ्रीक्वेंसी जो है वो पहले से मान लो पहला 10 हर्ट्स है तो अगला 10 प्लस 1 11 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी कैरी की है. एंड दस बीट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सुपरपोजिंग वेव. अब आते हैं इसका एनालिटिकल मेथड. ये हो गया, ये आपका एसेंशियल कंडीशन हो गया, ये हो गया आपका फॉर्मेशन, और तीसरा ग्राफिकल, अरे एनालिटिकल, ये लास्ट टॉपिक है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट. इन दो चैप्टर के ना एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखना, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में, वो सारे करने हैं लाइन बाय लाइन, क्योंकि इनके क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं वेव के. ये चैप्टर भी टफ है लेकिन कोशिश की गई सबसे आसान तरीका जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ाता हूँ. हाँ बट है ये टफ चैप्टर में से आता है ये. कंसिडर टू हार्मोनिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी μ1 एंड μ2 एंड ईच एम्पलीट्यूड a in the medium of same direction. The displacement due to two wave at given observation point may be represent at किसी टाइम t1 पे, किसी टाइम t पे दोनों वेव को रिप्रेजेंट किया गया कुछ इस तरह से. पहला a sin ω1t, a sin ω2t. यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम है, ω1 ω2 क्यों अलग है, बिकॉज ओमेगा जो होती है वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन 2 पाई म्यू का फंक्शन है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग, μ1 और μ2, तो ω1 और ω2 हो जाएगा. क्योंकि हमें पता है ओमेगा जो है वो होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग है, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं a sin 2 पाई μ1t, a sin 2 पाई μ2t. बाय सुपरपोजिशन, यहाँ पर कंडीशन यही याद रखना है, v1 इज ग्रेटर देन v2. बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आफ्टर सुपरपोजिशन v इज v1 प्लस v2. तो आपको सब फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, टू ए कॉस 2 पाई v1 माइनस v2 अपॉन 2t इंटू साइन 2 पाई v1 प्लस v2 अपॉन 2. ये बताओ कौन सी ट्रिग्नोमेट्री ये लग रही है, इसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगी है.
कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगी है, ये बना है, दोनों साइन है ना, साइन इंटू कॉस, कौन सा है, 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, वो लगा यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 2 कॉस ए साइन बी। आप लोग 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, 11th में ही है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हैं कुछ प्लस माइनस वाले, तो वो वही लग रहा है, बट वहाँ पर एंगल ठीक हाफ हो रहा है, क्योंकि शायद एंगल होता है 2 समथिंग करके होता है। अभी मेरे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं याद आ रहा है आइडेंटिटी क्या है, फिलहाल अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट अभी हम ऐसे लिख के याद कर लेते हैं, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से वेरीफाई करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो माइनस है और ये जो प्लस है, प्लस वाला एवरेज और माइनस वाला हम फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं मीडियन या मोड, है ना, मोड फ्रीक्वेंसी मान ले रहे हैं। अगर हम इफ v1 माइनस मतलब μ1 माइनस μ2 अपॉन 2 को हम लोग लिख लें फ्रीक्वेंसी मोड, और प्लस वाले को लिख लें फ्रीक्वेंसी को v एवरेज, तो हमारा फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर अब बन जाएगा y इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई म्यू मोड t साइन 2 पाई v एवरेज t। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो v इज इक्वल टू आ रहा है r साइन 2 पाई v एवरेज t, जहां पर r जो है उसकी जगह पर आपको रखा गया 2a cos 2 पाई v मोड म्यू मोड इंटू t is the amplitude of resultant wave and mu1 is slightly greater than mu2, so v mode difference हो रहा है is less than v average, वो माइनस एडिशन, that is r vary very slowly with time, hence the above equation represent the wave of periodic rapid oscillation of average frequency modulated by the slowly varying oscillation of frequency v mode। अब इसमें कंडीशन लगा दो भाई, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, फ्रीक्वेंसी क्या था 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो वहाँ से चलो याद कर लेंगे हम लोग कि 2 सक्सेसिव मैक्सिमा, ये सारा हम बीच का फॉर्मूला नहीं बन रहा है कैसे बाहर है, मैं डायरेक्ट याद करते हैं, 2 सक्सेसिव मैक्सिमा और 2 सक्सेसिव मिनिमा के लिए आपको टाइम पीरियड लिखना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने अभी ग्राफिकल डेरिवेशन किया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, अरे आजा भाई, तुम्हारे स्कूल में भी ये नहीं हुआ ना चैप्टर, करा देंगे, मैंने कराया ना, वो भी करा देंगे, हमसे तेज कराएंगे, हमसे ज़्यादा क्लास है उनके पास, मेरे से ज़्यादा क्लास है उनके पास, और डेली क्लास होती है। टाइम इंटरवल देखो, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन, तो उसी तरह से टाइम इंटरवल टाइम, तुम्हारे स्कूल में कितना हो गया सर, देखो इसका स्कूल, इसका स्कूल सही चल रहा है, इसका हो गया, सलमान हो गया, बहुत सारा काम होता है टीचर के ऊपर, टेंथ से प्रमोट किया गया ना उनको, पता है, और जिसके स्कूल में पिछले 12 साल से फिजिक्स पढ़ा रही है वो कैसे पढ़ा रही है, मैं उनका वीडियो भेजूंगा, तुम देख के हंसोगे कैसे पढ़ा रही है वो। और उन्होंने क्या किया है, कोविड में वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, स्कूल है गंगा का, वो इतना अच्छा स्कूल है, स्कूल बहुत अच्छा है, वो बहुत महंगा सरदार का स्कूल है, पता नहीं क्या नाम है, वो वहाँ पे ही है रमेश नगर में, बिशम सिंह करके लिखे, तो दोनों सेम कैसे आ सकता है, हाँ दोनों सेम ही आया है V1 V2,
तो भाई साहब उन्होंने क्या हुआ, सिलेबस हो नहीं रहा है, तो ऑसिलेशन का उन्होंने क्या किया है, रिकॉर्डिंग भेज दी है अपनी, कोविड में पढ़ाया था उन्होंने, तो वही रिकॉर्डिंग उन्होंने भेज दी, बोले देख लेना और नोट्स बना लेना, हो गया ऑसिलेशन। फिनिश। ऐसे ही वेव का भेज दिया उन्होंने, मैं तो भेजूंगा तुम लोग को, देखना कितना अच्छा पढ़ा रही हैं। पढ़ाई क्यों नहीं छोड़ते थे, सबसे लोग पढ़ाई होती है। और उस टीचर के खिलाफ इतना इतना ज़्यादा बच्चों ने पता कंप्लेंट डाला है, इतना कंप्लेंट डाला, फिर भी टीचर नहीं चेंज हो रहा। क्यों? टीचर कैसे चेंज कर सकते हैं? टीचर चेंज करने का पैसा कौन देगा? नहीं, जितना पैसा पुराने टीचर को दे दो, नहीं को तो पुराने वाली 10,000 में हो काम कर रही है, नए वाला कोई 10,000 में काम नहीं करेगा ना। सैलरी नहीं मिलती भाई टीचरों को। मॉडर्न पब्लिक स्कूल इतना बड़ा स्कूल है, 45,000 रुपये सैलरीज है 11-12 के फिजिक्स के टीचर की। मॉडर्न तो बड़ा स्कूल है, 12 खंबा, इतना बड़ा स्कूल है। उसके स्कूल में टीचर की सैलरी, स्कूल का टीचर का मैंने सैलरी पता करा, हमने कहा सलमान में मैंने अप्लाई किया था एक बार कंप्यूटर साइंस का, आज से 2-3 साल पहले, वो 30,000 रुपये सैलरी हो। कौन पढ़ाएगा? अनएम्प्लॉयड रहना पसंद, लेकिन अंडर लेबर काम, मतलब कम पैसों में ज़्यादा काम कैसे करेंगे? ये तो एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना। हमें 2 घंटे में अगर दे रहे हो 30,000 रुपये, चलो हम तो मान भी जाएँ कि ठीक है हमारे 2 घंटा पढ़ा के चले जाएंगे, 30,000 रुपये दे देना मेरे को। अब बहुत सारे स्कूल तो अब आउटसोर्सिंग कर लिए हैं, आउटसोर्सिंग। टीचर उन्होंने क्या किया, टीचर नहीं रख पा रहे। इंद्रपुरी में एक स्कूल है, तो वहाँ उनके जो संस्थापक हैं, विवेक सिंह नाम उनका है, मेरे मित्र है, बोला सर आप आ जाना, आपको मैं पर आवर पे करा दूंगा, पढ़ा के चले जाना, पूरे दिन नहीं बैठना, फिजिक्स आप पढ़ा देना, आपका पर आवर बन जाएगा। सोचो, कुछ स्कूल तो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, उनके पास रेगुलर टीचर ही नहीं है। इतने सारे टाइम से तो ये सर ख़त्म हो गया, ठीक है। जितना पढ़ाया उससे ज़्यादा अगर पढ़ोगे तो आप अपना सर पीटोगे, और सर नहीं पीट, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नया चीज़